ये बॉल नीचे क्यों आती है? बारिश बादलों से गिर के नीचे क्यों आती है? ये तो हमको पता है भाई, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण से, ठीक है। मून अर्थ के अराउंड घूमता है, ऐसे फ्लाई भाग क्यों नहीं जाता? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से। अर्थ सन के अराउंड घूमती है, अर्थ भाग क्यों नहीं जाती दूर सन से पीछा छुड़ा के? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसको हम एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर में। हम काफी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ये भी जानेंगे कि भाई मून का हमेशा हमें एक फेस से क्यों दिखता है। भाई मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है लेकिन हमको उसका एक फेस ही दिखता है हमेशा। मून का बैक फेस नहीं दिखता है, उसका पीछे वाली साइड नहीं दिखती है मून की, हमेशा एक साइड ही दिखती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और सैटेलाइट्स के बारे में भी जानेंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट्स क्या होती है, क्या पर्पस होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। अब जो ग्रेविटेशन में जो अभी हमको पता है वो ओवर द टाइम पीरियड, इनफैक्ट लॉन्ग टाइम पीरियड इवॉल्व होके आया है। वो 2000 साल पहले टॉलेमी साहब ने बोला, टॉलेमी साहब ने एक मॉडल प्रपोज करा कि भाई अर्थ सेंटर पर है और उसके अराउंड सारी सेलेस्टियल बॉडीज जो है, सारी बॉडीज जैसे सन, मून, स्टार्स, बाकी प्लैनेट्स, वो अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं। अर्थ सेंटर पर है और वो अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं। इसको बोला जाता है जियोसेंट्रिक मॉडल। जियो मतलब जीईओ, जियो मतलब अर्थ, ठीक है ना। तो अर्थ एट अ सेंटर, कि भाई अर्थ सेंटर पर है और उसके अराउंड सब चीजें रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर 5th सेंचुरी एडी में, अगर हम थोड़ा बात की बात करें, और 5th सेंचुरी एडी में आर्यभट्ट साहब ने, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने अपने वर्क में इस बात का जिक्र किया कि भाई सन सेंटर पर है और सन के अराउंड बाकी चीजें घूम रही है। इस बात का जिक्र उन्होंने किया अपने एक वर्क में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक मॉडल। हीलियो सन एट द सेंटर, इसके अराउंड सारी चीजें रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक है। चलिए भाई यहां तक तो ठीक है मामला। फिर देखिए 5th सेंचुरी एडी में ही बोल दिया था अपने वर्क में, ये 5th सेंचुरी एडी में। फिर उसके 1000 साल बाद, 1000 ईयर्स, 1500s की अगर हम बात करें तो एक साहब आए, निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने थोड़ी स्टडी करी हीलियोसेंट्रिक मॉडल की और उन्होंने फिर एक डेफिनेटिव मॉडल प्रपोज करा कि भाई एक अब सिस्टमेटिक मॉडल उन्होंने प्रपोज करा कि देखो सन सेंटर पर है और उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अबाउट। हीलियोसेंट्रिक मॉडल को उन्होंने जो है प्रपोज करा बेसिकली। उसके बाद में टाइको ब्राहे साहब ने क्या करा, अपनी लगभग पूरी जिंदगी भर ऑब्जर्वेशंस करे, और वो भी बिना इंस्ट्रूमेंट्स के, नेकेड आई से ऑब्जर्वेशन करे। वो प्लेनेट को ऑब्जर्व करते रहते थे, हाँ भाई ये प्लेनेट अभी यहां पर है, ये प्लेनेट यहां पर है, ये प्लेनेट यहां पर है। उन्होंने सारा जो डेटा है ये नोट डाउन कर लिया, बस वो ऑब्जर्वेशन करते रहे। अच्छा ये प्लेनेट यहां पर, ये प्लेनेट यहां पर, ये यहां पर, इसकी लोकेशन ये, इसकी लोकेशन ये, इसकी लोकेशन ये, और बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लिया। पूरी जिंदगी में उन्होंने जो है बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लिया, ठीक है। लेकिन उससे कुछ कंक्लूजन्स नहीं निकाले। अब जो उनके असिस्टेंट थे केपलर भाई साहब, उन्होंने उस डेटा को उठाया और स्टडी करा उस डेटा को। यार कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या, कहीं कुछ पैटर्न है क्या, ये प्लेनेट यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर मिल रहा है। उन्होंने उस कॉम्प्लिकेटेड डेटा में से पैटर्न निकाल कर 3 लॉ बनाए। एक्चुअली 3 लॉ दिए, केपलर के जो फेमस 3 लॉज जो हैं, केपलर लॉज, जो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो प्रपोज करे। अब हमारे पास में कुछ अब सिस्टमैटिक लॉज आए डेटा के ऊपर बेस्ड, ठीक है ना। 3 केपलर के लॉज। फिर किनकी एंट्री होती है साहब, फिर न्यूटन भाई साहब आए, उनको केपलर के लॉज पता थे। उनकी मदद लेकर न्यूटन ने जो फेमस अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो प्रपोज किया, जिसका हमें पता है कि जिसकी इंस्पिरेशन, जैसी कहानियां चलती हैं कि एप्पल गिरा और इससे इंस्पिरेशन है कि यार ये एप्पल क्यों गिरा, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया हमारे पास में, जो ये बताता है कि
दो ऑब्जेक्ट्स, कोई से भी ऑब्जेक्ट्स हो, नॉट ओनली प्लैनेट्स, कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हिस्टोरिकली ग्रेविटेशन के बारे में हमको पता पड़ा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? मान लीजिए एक पार्टिकल है, पॉइंट मास है m1 मास का, ठीक है ना, इसका मास है m1, एक दूसरा पॉइंट मास है m2 मास का, ये पॉइंट मास के लिए, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में दूरी है r। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे मासेस को, ये दोनों मासेस हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे बाय द फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज g(m1m2) by r²। m1 इसका मास, m2 इसका मास और r इनके बीच में दूरी, ये पॉइंट मासेस हैं, ठीक है, जहां पर g क्या है, g की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻11 और इसे बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बता सकते हैं क्या जी कितना हो जाएगा? अगर यूनिट निकालने के लिए एनालिसिस करें तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। अभी जो जी की जो वैल्यू है ना, ये 6.67 10⁻11 हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने हमको बताई है। उनके जो एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू आती है जी की, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है हमें ध्यान में रखनी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई समझ में आई बात। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, तो m2 जो है m1 को इधर खींच रहा होगा along the line joining the two point masses, ये दोनों पॉइंट मासेस के लिए, ठीक है, और m1 जो है m2 को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। चलिए समझ में आई बात। अब इसको अगर अपन वेक्टर में देखें, इसको अगर हम वेक्टर में देखें तो ये m1 मास है और ये m2 मास है, ठीक है ना। m1 से m2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर r21 वेक्टर बोल दिया हमने, r21 वेक्टर, ठीक है। तो जो F21 होगी, व्हाट इज F21? फोर्स ऑन सेकेंड बाय 1। m2 के ऊपर m1 कितनी फोर्स लगा रहा है? वेक्टर में देखें तो माइनस g(m1 m2) r21, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू r21 कैप और माइनस साइन। तो देखिए r21 वेक्टर की डायरेक्शन m1 से m2 की तरफ है, m2 के ऊपर फोर्स किधर लग रही है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए माइनस ऑफ r21 कैप। सिंपल सी बात है भाई, वेक्टर में भी हमको कभी कभार ये इक्वेशन दिख सकती है, ये फॉर्मूला कभी कभी वेक्टर में दिखता है, इसको वेक्टर में समझना है। ये यहां से लेकर यहां तक जो वेक्टर जा रहा है उसके अपोजिट है, इसलिए माइनस आया है, ठीक है। तो क्या सीखा? मैग्नीट्यूड कितना, g(m1 m2) by r² और डायरेक्शन अट्रैक्टिव, ठीक है। चलिए समझ में आई बात। अब मान लीजिए हमने 1 kg का एक ऑब्जेक्ट लिया और 2 kg का एक ऑब्जेक्ट लिया, मान लीजिए 1 मीटर दूरी पर रखे हैं ये। तो देखिए हमने ये 1 kg का ऑब्जेक्ट ले लिया, 2 kg का ऑब्जेक्ट ले लिया। अभी हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन तो है कि भाई यार ये अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये 1 kg 2 kg अगर हम रख भी दें और ये ऐसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये जा क्यों नहीं रहे पास में अपने आप? ये अपने आप क्यों नहीं जा रहे हैं पास में? देखते हैं जरा ये कितनी फोर्स लगा रहे हैं। फॉर्मूला हमको पता है g(m1 m2) by r²। वैल्यू रख के देखते हैं कि ये 1 kg और ये 2 kg आपस में कितनी फोर्स लगा रहे हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला है, g(m1 m2) by r²। वैल्यू रख देते हैं, g की वैल्यू रख दी 6.10⁻11, m1 की 1 kg ऐसा यूनिट में, इसकी 2 kg और इसका 1² दैट इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे कितनी आ जाएगी ये 13.34 इंटू 10⁻11। अब देखिए इतना न्यूटन की फोर्स आ गई। अब ये फोर्स देखिए कितना कम मैग्नीट्यूड की है, क्योंकि 1 kg और 2 kg मासेस में g की वैल्यू जो है वो इतनी कम है, इसलिए जो 1 kg 2 kg के मासेस इतनी छोटी सी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बहुत कम फोर्स है, ठीक है। इसके कारण से 1 kg और 2 kg जो है हमको पास में जाते हुए नहीं दिखते। हाँ, उनपे और भी बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं। एक तो वो अर्थ पे हैं तो अर्थ भी उनपे फोर्स लगा रही है,
और भी सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जनरली छोटे मासेस में देखिए बहुत कम फोर्स आती है, ठीक है। तो सर फिर ये अर्थ कैसे इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए ये तो नीचे आ रहा है, क्योंकि भैया अर्थ का मास जो है वो 6 × 10⁻24 kg है। अब 6 × 10⁻24 kg का मास जब रखेंगे तो फोर्स जो है वो सब्सटेंशियल आती है। 1 kg फोर्स पे, 1 kg मास पे अगर हम अर्थ की फोर्स देखें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 लेते हुए, तो वो 9.8 न्यूटन की फोर्स आ जाती है। तो ये अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट है, उस पर 9.8 न्यूटन फोर्स लगा रही अर्थ नियर दी अर्थ सरफेस, तो उसका मास ज्यादा है। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो जी की वैल्यू कम होती है, लेकिन जब मासेस अर्थ, मून, सन इस लेवल के मास से होते हैं तब बड़ी सब्सटेंशियल फोर्स आती है, ठीक है। चलिए हमको बात समझ में आई है। चलिए अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेयर शुड अ मास m बी केप्ट सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू 1 kg एंड 4 kg। तो भैया अब ये 1 kg है और ये 4 kg का मास है ना, इनके बीच में 3 मीटर की दूरी है। अब ये बोल रहा है कि कहां पर ये m मास रखे हैं सच दैट उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे 1 kg और 4 kg के कारण से, ठीक है। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कोई सा एक m मास है, यहाँ पर एक m1 मास है, यहाँ पर एक m2 मास है। तो देखिए m1 जो मास है वो इस m को अलोंग द लाइन जॉइनिंग अपनी तरफ खींचेगा, m2 जो मास है वो m को अलोंग द लाइन जॉइनिंग अपनी तरफ खींचेगा। तो कोई हमसे पूछे नेट फोर्स ऑन m बताइए, m1 और m2 के चक्कर में ग्रेविटेशनल, तो वो इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। ये फोर्स कैसे मिलेगी, g m1m बाई r1²। ये फोर्स कैसे मिलेगी, जी m2 बाय r2²। बस, और जो इनका एंगल है बीच में थीटा, उससे वेक्टर सम कर लेंगे। फोर्सेस तो वेक्टोरियली ऐड होती है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात। तो देखिए अब हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि भैया इसमें हम मास कहां पे रखें। ये 1 kg और 4 kg जो 3 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, इसमें हम मास कहां पे रखें कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगे, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगे। अब देखिए अगर हम इस लाइन के ऊपर रखते हैं, इस लाइन के ऊपर कहीं पर रखते हैं, तो ये इस लाइन के अलोंग ऐसी फोर्स लगेगी और ये इस लाइन के अलोंग ऐसी फोर्स लगेगी, ये ठीक है भाई। इस लाइन के अलोंग ऐसी फोर्स लगेगी, इस लाइन के अलोंग ऐसी फोर्स लगेगी। इन दोनों का वेक्टर सम तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स में ये कैंसिल आउट तो करेंगे नहीं। कहीं पर भी रख दें, यहां रखें तो भी वो कैंसिल आउट नहीं होंगे, यहां रखें तो भी वो कैंसिल आउट नहीं होंगे, मतलब लाइन के ऊपर तो कैंसिल नहीं हो रहे। इस लाइन के नीचे कहीं पर रखें तो ये 4 kg इधर फोर्स लगाएगा, 1 kg अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो ये भी कैंसिल नहीं हो सकते। अब बचा लाइन पे। लाइन पे कहां पर रख सकते हैं, क्या हम लाइन पे यहां पे रख सकते हैं क्या m मास को, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 1 kg भी उसको अपनी तरफ खींचेगा, 4 kg भी उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये फोर्सेस तो ऐड हो जाएंगी। तो एक ही रीजन बचता है जहां पर इस m मास पे फोर्स 0 होने की चांसेस है, वो है कहीं यहां पर। तो हम मान लेते हैं m मास हमने यहां पे रखा। अब देखिए ये 4 kg उसको इधर खींचेगा, 1 kg उसको इधर खींचेगा। क्या ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो सकती है क्या, हो सकती है। अब इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो 1 kg और 4 kg की लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग मास रखने पर ही नेट फोर्स उस पर 0 मिल सकती है, बाकी और कहीं नहीं मिलेगी हमको, ठीक है। चलिए ये तो पता लगा लिया कहां रखें। अब कितनी दूरी पे रखें भैया, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस है d, ठीक है ना, ये डिस्टेंस जो है d, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया भाई। तो इस सिचुएशन क्या हो गई, देखिए ये 1 kg रखा हुआ है, इधर जो है 4 kg रखा हुआ है, और हमने यहां पर रख दिया 1 kg। d डिस्टेंस की दूरी पर 4 kg से, तो ये कितनी हो गई 3 - d। अब 1 kg कितनी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, 1 kg जो फोर्स लगाएगा इसको हम F1 बोल लेते हैं, तो F1 विल बी इक्वल टू G m1 m2, अरे ये m kg है भैया, m है ये, G m1 m2 बाय r², 3 - d का होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड में इस फोर्स के बराबर होनी चाहिए जो कि 4 kg लगा रहा है, तो मैग्नीट्यूड वाइज F4 के बराबर होनी चाहिए जो कि कितनी है GM4, GM1 M2 बाय r², ठीक है। d डिस्टेंस है जहां पर,
चलिए भाई समझ में आई, तभी तो कैंसिल आउट होंगी। तो जी से जी कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करें अगर इसको तो 3 माइनस डी अपॉन डी, डी इधर आएगा, 3 माइनस डी इधर आएगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो मैथ्स कर रहे हैं, ये स्क्वायर हटा के ये 1/2 आ जाएगा, डिस्टेंसेस का रेशियो है तो पॉजिटिव ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आ रही है, इसमें डी की वैल्यू आ रही है 2 मीटर, डी की वैल्यू 2 मीटर आ रही है। मतलब कि ये जो मास है ना, ये 4 kg वाले पार्टिकल से 2 मीटर की दूरी पर है। यहां पर रखेंगे ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर है, तब जाकर ये m मास के ऊपर नेट फोर्स 0 होगी। देखिए भारी मास से दूर रखना पड़ेगा, उससे डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे तभी तो वो r² वाला फैक्टर इसके मास को बैलेंस कर पाएगा। भाई ये छोटा मास है, 1 kg छोटा मास है, तो इसको पास में रखना पड़ेगा। भाई जितने पास में दो मासेस होते हैं उतनी ही ज्यादा फोर्स होती है, जितने पास में दो मासेस होते हैं उतनी ज्यादा फोर्स होती है, Gm1m2/r²। इसलिए देखिए 1 kg के पास में आया है, ठीक है, 1 मीटर फ्रॉम 1 kg एंड 2 मीटर फ्रॉम 4 kg, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं भाई। फाइंड नेट फोर्स ऑन कैपिटल M। तो ये स्क्वायर की चारों वर्टिसेस पे मासेस रखे हुए, स्मॉल m, 3m, 2m, 4m। ए ये वाली साइड गिवन है, स्क्वायर है, तो सिमेट्री से ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, ठीक है। अब हमको बताना है इस कैपिटल M पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, बता सकते हैं इन चारों के चक्कर में, m, स्मॉल m, ए के टर्म्स में, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए। आया आंसर भाई, देखते हैं भाई। अब ये कैपिटल M के ऊपर ये चारों मासेस फोर्स लगा रहे होंगे, उनका नेट निकालना है। तो ये M इस स्मॉल m को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो ये फोर्स एक इधर लग रही होगी, ठीक है ना, ये फोर्स एक इस वाली डायरेक्शन में लग रही होगी। कितनी लग रही होगी, G स्मॉल m कैपिटल M बाई a², ठीक है ना। इसको हम एक काम करते हैं F बोल देते हैं, क्योंकि इसी के टर्म्स में बाकी फोर्सेस भी आने वाली हैं अभी, तो हमने इसको F बोल दिया। तो इसके ऊपर इधर से F फोर्स लग रही है, तो ये कितनी लगा रहा होगा, G 2m कैपिटल M बाई a², दैट इज 2F। ये इधर लगा रहा होगा 2F। 3m वाला कितना लगा रहा होगा, इसकी तरफ ग्रेविटेशन फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द मासेस और अट्रैक्टिव होती है, तो इधर कितनी लग रही होगी 3F, एंड इधर कितनी लग रही होगी 4F। सर कैसे 4F, G 4m कैपिटल M बाई a², तो 4F हो गई। तो अब देखिए चार फोर्सेस आ गई हैं बेसिकली, F 2F 3F 4F। तो इधर आ गई है F, इधर आ गई है 2F, इधर आ गई है 3F और इधर आ गई है 4F। F और 2F का रिजल्टेंट, इस F और इस 2F का रिजल्टेंट क्या F, और इस 4F और इस 3F का रिजल्टेंट भी F, ठीक है। सो 2F और F का रिजल्टेंट इधर हो गया F, और 4F और 3F का भी इधर रिजल्टेंट हो गया F। नाउ दिस F एंड F जो कि राइट एंगल पर है, ये कितना दे देंगे वेक्टर हमसे देखेंगे तो √2F। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है इस M मास के ऊपर वो इधर लग रही है, एंड दैट इज √2F मैग्नीट्यूड की, बिल्कुल। तो ये इस वाली डायरेक्शन में हो गई, देखिए फोर्स √2F, मतलब √2F की वैल्यू वापस डाल देते हैं, G स्मॉल m कैपिटल M बाय a²। बस ऐसे सॉल्व करते हैं। अब कितने भी छोटे छोटे मासेस आ जाए, पॉइंट मासेस, किसी भी फोर्स पूछ ले, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन हमको आता ही है ऑलरेडी, ठीक है।